बच्चों, आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 10 जिसका टाइटल है वर्क एंड एनर्जी, उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो टर्म है वर्क, हिंदी में कार्य। साधारण भाषा में हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप कोई बुक बैठकर अपने टेबल पर पुस्तक पढ़ रहे हैं, या कोई आप लेसन को याद कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी हमें कार्य कर रहे हैं। इवन सोफे पे बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं। इन सब कार्यों में आपकी कुछ ऊर्जा तो लगी रही है, तो आप कहेंगे चूंकि ऊर्जा लग रही है तो हम तो कार्य तो कुछ कर ही रहे हैं। वो साधारण भाषा में इस तरह शब्द का प्रयोग करना वो सही है। देखिए, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्क का एक बिल्कुल अलग मीनिंग है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बल लगाएं, फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है वर्क का, जब हम विज्ञान की भाषा में बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लगाई है वो डिस्प्लेस होना चाहिए, उसका कुछ विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मान लीजिए एक टेबल पर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, आप उसको पुश करते हैं, वो यहां से आकर यहां पे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि हमने कुछ कार्य किया है, सम वर्क हैज बीन डन। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने समझनी हैं। एक, सम फोर्स हैज टू बी अप्लाइड, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। दूसरा, object must be, there should be some displacement of the object, displacement of the object। दोनों में से अगर एक भी जीरो है, फोर्स अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो होएगा ही नहीं। वैसे अगर हम मान लीजिए ये कोई यहाँ पर बुक पड़ी हुई है या बॉक्स पड़ा हुआ है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा नहीं वो डिस्प्लेस कैसे होगी? ठीक है, या फोर्स लगी है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो दोनों में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हमने कुछ कार्य किया, सम वर्क हैज बीन डन। किस पे काम हुआ है? जिस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाई है। और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, फोर्स इंटू एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाई है और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर। हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव कर गया, तो इसका हमने मतलब हमने 1 यूनिट इसके ऊपर वर्क किया है। 1 इंटू 1 इज 1, इसका नाम होता है जूल। तो वर्क का यूनिट है जूल, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। अगर एक ऑब्जेक्ट पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहेंगे उसके ऊपर हमने जो वर्क किया है उसकी कितनी क्वांटिटी है? 1 जूल। और जो जूल है, 1 जूल है, ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं होती।
जैसे फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ती है, एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ती है, वर्क में डायरेक्शन नहीं है। वर्क में सिर्फ कितना वर्क हुआ, इस केस में 1 जूल वर्क हुआ। तो मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते तो 10 जूल वर्क होता, और अगर ये मान लीजिए 2 मीटर मूव करती तो 20, 10 दूना 20, 20 जूल्स के ऊपर वर्क होता। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाई गई है, तो जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा। कई बार ऐसा होता है कि फोर्स की डायरेक्शन विपरीत हो सकती है। कैसे? मान लीजिए एक कार चल रही है और उस गाड़ी वाले ने कार को रोकना है, तो वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, उसमें एक रिवर्स फोर्स जनरेट होती है। गाड़ी आगे जा रही है, फोर्स उसको पीछे धकेल रही है। इस नेगेटिव फोर्स के कारण, जिसे फोर्स ऑफ रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन मतलब उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, अर्थात उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो कार रुक जाएगी। तो इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। इस मामले में, इस सिचुएशन में वर्क होगा नेगेटिव। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करना वैसा ही है। मान लीजिए एक कार चल रही है, हमने उसके ऊपर जो फोर्स लगाई रिटार्डेशन की वो थी 10 न्यूटन की, और वो 1 मीटर चलती है, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। अब चूंकि फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो हम फोर्स को करेंगे नेगेटिव। इसमें वर्क क्या होगा, -F इंटू एस, -10 इंटू 1, -10 जूल। तो ये किस सिचुएशन में होगा, आपने ध्यान रखना है, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव, अदरवाइज वर्क होगा पॉजिटिव। ठीक है। तो अभी इसके साथ में हम आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, एनर्जी। ऊर्जा। तो एनर्जी तो जैसे अगर हम अपने साधारण भाषा में कहते हैं ना, उस आदमी में बड़ी एनर्जी है, इस बच्चे में बड़ी एनर्जी है, वो एक अलग बात है। वो भी एनर्जी वैसे हमें मिलती है जब हम खाना खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, वो हमारा खाना जो डाइजेस्ट होके हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, जिससे हमारे सारे शरीर के जो अंग कार्य करते हैं। तो ऊर्जा तो हमें भी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्क और एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट में कार्य करने की ऊर्जा, कार्य करने की एनर्जी है, कैपेसिटी, उसमें क्षमता है टू डू सम वर्क। एक ऑब्जेक्ट में अगर कुछ क्षमता है कार्य करने की, तो हम कहेंगे उसके अंदर एनर्जी है। तो कार्य करने की क्षमता को, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। और एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं, कितना कार्य हुआ। मान लीजिए एक बुक को हम मूव करते हैं, फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर F, और वो यहां से मूव करके यहां पे आ जाती है।
डिस्टेंस है एस, डिस्प्लेसमेंट एस। तो हमने इसके ऊपर कितना कार्य किया, इतना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इतनी ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट कार्य करता है वो एनर्जी लूज करता है। मान लो हम ही इसको पुश कर रहे हैं, तो हम एनर्जी लूज कर रहे हैं। मान लीजिए एक भारी ट्रंक है, हम उसको पुश करेंगे तो हमारी एनर्जी लगेगी, हमारी एनर्जी लूज होगी और वो एनर्जी गेन करेगा। जिस पे कार्य किए जाता है वो एनर्जी गेन करता है, जो कार्य करता है वो एनर्जी लूज करता है। तो एनर्जी भी जो है उसको भी हम मेजर करते हैं जूल्स में ही। जैसे वर्क को मेजर करते हैं वैसे ही एनर्जी को भी हम जूल्स में मेजर करते हैं। अगर इसको आपने बिल्कुल एक सेंटेंस में बताना है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। उसकी क्षमता है वर्क करने की, वो उसकी एनर्जी है। तो एनर्जी भी कई प्रकार की होती है। जैसे केमिकल एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। हमारे शरीर में मस्कुलर एनर्जी होती है, तभी हम चीज़ों को पुश कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पुल कर सकते हैं। फिर मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के दो भाग होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर मैकेनिकल एनर्जीज। तो इस टॉपिक में आपने इनके बारे में नहीं पढ़ना, आपने थोड़ा बहुत समझना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो वो हम ऐसा करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले चैप्टर में हम समझेंगे, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती हैं, और दोनों में भेद क्या होता है, और कैसे एक दूसरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। काइनेटिक पोटेंशियल बनती है या पोटेंशियल काइनेटिक बनती है, वो अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।